ये सवाल सबके जहन में आना चाहिए बिकॉज वी आर सेलिब्रेटिंग 80 years of United Nations and there are 80 or more than 80 problems that United Nation has not been able to solve for us. बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो इनकी बनाई हुई नहीं है लेकिन सॉल्व करना इनके जिम्मे जरूर था. फॉर एग्जाम्पल लुक एट द वॉर्स. सबको सारे वॉर्स पता है, बट बिफोर कमिंग टू वॉर लेट मी brush it up the way United Nation was formed. 24 अक्टूबर 1945 को ये इंस्टीट्यूशन बनती है. दिस इंस्टीट्यूशन वाज द फ्लैग बेयरर ऑफ मल्टीलैटरलिज्म. मल्टीलैटरलिज्म जहां पर एक देश, दो देश, चार देश साथ में मिलकर नहीं बात कर रहे हैं, ये बहुराष्ट्रीय बहुत सारे नेशनैलिटीज का एक जमावड़ा, एक बैठक जहां पर सबकी बात सबके साथ हो. ऐसे में यूनाइटेड नेशंस का बनना पोस्ट वॉर यूरोप और अमेरिका और पोस्ट वॉर वर्ल्ड को वापस ठीक करने की एक कवायद थी. 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने की कगार पर आता है, 44 में खत्म हो जाता है, 45 में वी स्टार्टेड रीबिल्डिंग. सबसे ज्यादा वॉर की मार झेले यूरोप और साथ ही साथ अमेरिका, जापान, कुछ देश एशिया में भी जैसे चाइना. नाउ दीज लेड पीपल टू थिंक दैट वी शुड हैव अ फोरम, और ऐसा फोरम जहां पर सब लोग मिलकर बात कर सके, विवादों को सुलझा सके, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो सके, जहां पर यह नौबत ना आए कि दो राष्ट्र, चार राष्ट्र मिलकर फाइट कर रहे हो, ब्लॉक्स बन गई हो. ऐसे में लीग ऑफ नेशंस जो 1930s में चलता था, उसके फेलियर के बाद यूनाइटेड नेशंस बना. और यूनाइटेड नेशंस बनने के पीछे ज्यादातर प्रॉब्लम्स यही थी, वॉर्स की. सो देयर वर टू जेंटलमैन जिन्होंने वॉर को बहुत करीबी तरीके से झेला था. दैट वाज फ्रैंकलिन रूजवेल्ट एंड द अदर वाज विंस्टन चर्चिल. बोथ ऑफ दीज पीपल केम टुगेदर 1941 में एक बोट के ऊपर, और उस बोट पर उन्होंने एक चार्टर साइन किया. चार्टर का नाम था अटलांटिक चार्टर. अटलांटिक विच कनेक्टेड द लैंड मास ऑफ अमेरिकाज एंड यूरोप. इट थॉट, नाम अब मुझे थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, उस समय काफी एप्ट था. पैसिफिक चार्टर का नाम आप किसी और संदर्भ में सुनते होंगे, बट अटलांटिक चार्टर का नाम आप सुनते हैं यूनाइटेड नेशंस के वन ऑफ द फाउंडिंग प्रिंसिपल्स में. तो अटलांटिक चार्टर में इन दोनों ने अपने वॉर एम्स, यानी कि अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने वॉर एम्स क्लियर किए. साथ ही साथ उन्होंने क्लियर किया कि पोस्ट वॉर वर्ल्ड कैसा होगा, कि वॉर के बाद हमारा देश कैसा हो या हमारी दुनिया कैसी हो. और ऐसे में जन्म होता है यूनाइटेड नेशंस का. बट लुक एट दीज challenges which has been coming after a long period of time. Challenges like United Nations Security Council. आप मेरे पीछे एक horseshoe टाइप का टेबल देख रहे होंगे. ये टेबल फेमस है being the place or the venue where United Nations Security Council sits. This has remained almost unchanged ever since United Nations was formed. So P5, the 5 permanent nations which were there in that table, आज भी अनचेंज्ड है. सिक्योरिटी काउंसिल पैरालाइज्ड है एक तरीके से. दूसरा, कैसे पता चलता है पैरालाइज्ड है? यूक्रेन के मसले पर आकर रशिया वीटो करता है, इजराइल और पैलेस्टीन के मुद्दे पर आकर अमेरिका वीटो करता है. तो वीटो मींस दे डोंट वांट अदर मेंबर्स टू स्टेप इन, और they don't want any resolution from Security Council other than lip service. तो lip service चल रही है, लेकिन authoritative तरीके से Security Council कोई काम नहीं करता, because P5 nations को वीटो मिला हुआ है. क्या सिर्फ यही वॉर्स चल रहे हैं हमारे प्रेजेंट टाइम पे? ऐसा नहीं है. सूडान में फेमाइन चल रहा है, nobody knows about it, everybody is just busy about. इनफैक्ट जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैलेस्टीन का है, उससे 10 गुना ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हेटी और सूडान में चल रहा है. सूडान में तो एक प्रकार से जेनोसाइड चल रहा है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हेटी हैज सॉन 6 million people being pushed into famine, being pushed into war crimes. There are constant cases of gender-based violence happening as and when we speak. तो अगर हम इतना समझें कि यूक्रेन के मामले पे सिक्योरिटी काउंसिल पैरालाइज्ड है और पैलेस्टीन के मामले पर भी सिक्योरिटी काउंसिल पैरालाइज्ड है बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ रशिया एंड अमेरिका, so what about Sudan and what about Haiti? Kenya has called for a permanent chair for African continent
पूरा का पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट रिप्रेजेंटेड ही नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल में। तो केन्या के प्रेसिडेंट ने हाल ही में कहा कि कम से कम अफ्रीका को तो एज अ कॉन्टिनेंट एक चेयर दे दीजिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो वो अपनी बात रख सकें। एनीवेज, दैट इज नॉट हैपनिंग। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज विथ मनी। जी हाँ, पैसा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पैसा किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाता है। यूनाइटेड नेशंस फंडिंग एज इट गोज, यूनाइटेड नेशन का जो फंड होता है वो हर मेंबर नेशन को देना पड़ता है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के जो भी मेंबर हैं उन सारे मेंबर्स को फंड देना पड़ता है, एंड द फंड इज डिसाइडेड बाय अ फॉर्मूला व्हिच इज सेट अप बिकॉज ऑफ जीडीपी, बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन एंड बिकॉज ऑफ द डेट दैट ईच कंट्री होल्ड्स। सो हर कंट्री का अपना डेट है, पॉपुलेशन है और जीडीपी है, उसके हिसाब से आपको फंड देना पड़ता है। ऐसे में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन यूनाइटेड नेशंस में आता है यूएस का। अभी हाल फिलहाल में डोनाल्ड ट्रंप गए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में पार्ट लेने, एस्केलेटर काम नहीं कर रहा था और उनका टेलीप्रॉम्प्टर काम नहीं कर रहा था। मन किया ये कहने का, he said that whosoever is making the teleprompter work is in big trouble, but actually the United Nations fundings are in big trouble, so there is no problem there. हालांकि these are the small glitches that keeps on happening, but tell you what, the biggest contributor is United States with almost 22%, followed by China at 20%. But according to Syed Akbaruddin, who happens to be the former special ambassador of India to United Nations, a former IFS officer, उनके अनुसार ये जो 20% चाइना देता है या 22% अमेरिका देता है, ये सिलेक्टिव होते हैं, ये ऑप्शनल्स होते हैं, ये वॉलंटरी भी होते हैं, कंपल्सरी नहीं होते। लेट सपोज इफ US decides that it will not give fund to one particular section of United Nation. Let's suppose कि UN decide करता है कि वो यूनेस्को को फंड नहीं देगा। Many a times under Donald Trump, US has decided कि वो यूनेस्को का पार्ट नहीं बनेगा, तो वो फंड रोक देता है। For example, let's say the example of WHO. अगर चाइना ये कहता है कि मैं फंड WHO को नहीं दूंगा, again which is a part of United Nations, तो वो फंड रुक जाते हैं। सो दीज फंडिंग्स आर ऑल्सो वेरी सिलेक्टिव, नॉन ऑब्जेक्टिव एंड वेरी पॉलिटिकल इन नेचर। वॉलंटरी तो है ही, बट ये बहुत ही पॉलिटिकल है। अगर WHO चाइना के ऊपर हुए इन्वेस्टिगेशंस पे पार्ट लेता है, लेट सपोज कोविड-19 की इन्वेस्टिगेशंस चल रही है एंड चाइना डज नॉट लाइक इट, सो इट विल स्टॉप फंडिंग। ये विदाउट रूल बेस्ड फंडिंग यूनाइटेड नेशंस की एक प्रकार से एक्लीज हील है। दिस इज व्हाट स्टॉप्स यूनाइटेड नेशन फ्रॉम बीइंग फंडेड। चाइनाज रिसर्जेंस थ्रेटन्स द मल्टीलैटरलिज्म एट यूनाइटेड नेशन एट द वेरी बेस्ट। चाइना कभी भी मल्टीलैटरल फोरम के लिए रहा नहीं है। हमें अभी भी जितना लगता हो कि चाइना एक प्रकार से हमारा हेज है अगेंस्ट यूएस, ऐसा होता नहीं है। बिकॉज यूएस, यूके, दे हैव बीन बिल्ट ऑन मल्टीलैटरल ग्रुपिंग्स आउट देयर बिकॉज वॉर को सपोर्ट करना था। बट चाइना जैसी कंट्रीज का कॉलोनियल हिस्ट्री नहीं है जो वो मल्टीलैटरलिज्म के लिए खड़ा हो। बिकॉज चाइना जब एक जमाने में प्रॉब्लम में था, वॉर में था, अगेंस्ट रशिया, अगेंस्ट जापान, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉलोनियल हिस्ट्री, तब उसकी मदद के लिए ज्यादातर ये देश आगे नहीं आए थे। एनीवेज, ओपेसिटी, WHO लेड ओपेसिटी, जैसे मैंने आपको कहा, तो ओपेक सिस्टम है, ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं है। The next problem that we get, oh by the way, here is the pie chart, कौन सी कंट्री कितना ज्यादा इन्वेस्ट करती है या जितना ज्यादा फंड देती है। मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी हैविंग दिस थॉट कि सर इंडिया कितना फंड देते हैं। सो दिस इज द पाई चार्ट विच इज फॉर इंडिया। आई मस्ट टेल यू दैट ये इंडिया का भी पाई चार्ट नहीं है, ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज का पाई चार्ट है। सो ऑल द कॉमनवेल्थ कंट्रीज दे गिव 11%, सो यू कैन गॉज कि इंडिया का कितना होगा। So we are at very less. Of course, our GDP and our population figures should match the contributions, but हमारी GDP per capita उतनी match नहीं करती. So we are very low at GDP per capita. Next comes the another important matter at hand. हमारे background में आप देख रहे होंगे Secretary General. Secretary General Antonio Guterres has started something called as UN80. UN80 is nothing but a mirage. Actually वो 80 साल United Nations के celebrate कर रहे हैं. But in the name of celebrating, he has done what needs to be done at this point of time. उन्होंने funds cut कर दिए, budget cut कर दिए। In fact, manpower of United Nations has been cut. Budget is cut by 15%. Manpower is reduced to 1/5 of what used to be the United Nations. That is as bad as it can get. United Nations RWA
that is United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees, is the only agency which is now working in Gaza. सिर्फ एक ही एजेंसी है. यूएन एड खत्म हो चुका है. सो यूएन एड हैज गॉन डाउन, यूएसए एड हैज गॉन डाउन, बट यूएनआरडब्ल्यू इज द ओनली एजेंसी. यूएनएचआरसी भी काम नहीं करती, ह्यूमन राइट्स काउंसिल भी काम नहीं कर रही है गाजा में, बिग थैंक्स टू इजराइल एंड थैंक्स टू यूएस. बट this is the only agency which is working, which is having some drip by drip, थोड़ा बहुत इनको पैसा मिल रहा है और वो काम करती हैं आज भी at the point that we are. So what happens to us? इंडिया का क्या रोल है? Look at this map. This is the map of what we call as global south. ये जो लाइन के नीचे कंट्रीज आप देख रहे हैं, यानी कि डीप रेड में जो आप कंट्रीज देख रहे हैं, मैक्सिको हो, लैटिन अमेरिका हो, अफ्रीका, मोस्ट ऑफ द मिडिल ईस्ट, इंडिया, एशिया, एंड गोइंग टू दी small Pacific Ocean island countries. These are called what we call as global south, and India is expected to lead the global south. तो जो global south है, पूरे विश्व का जो southern hemisphere है, अब वो एक ग्रुप बनकर खड़ा हो रहा है. बट हमें ये ग्रुप्स क्यों चाहिए, या हमें यूनाइटेड नेशंस क्यों चाहिए? हमें चाहिए यूनाइटेड नेशंस फॉर अ रूल बेस्ड ऑर्डर. आप कभी G20 में चले गए, आप कभी G7 में चले गए, कभी आप SCO में चले गए, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. ये मल्टीलैटरलिज्म के नाम पर ज्यादा से ज्यादा एक हाई क्लब है. मल्टीलैटरलिज्म का मतलब जहां पर 100 से ज्यादा देश इकट्ठा रहें. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव द लेगेसी ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडियन फ्रीडम मूवमेंट एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस लेगेसी ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट. नॉन अलाइंड मूवमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ी ग्रुप आज भी जीवित है, विच इज मोर देन 100 कंट्रीज ऑफरिंग. सो वी नीड ग्लोबल साउथ, ताकि रूल बेस्ड ऑर्डर चलता रहे, मल्टीलैटरलिज्म का झंडा फहराता रहे. अगर मल्टीलैटरलिज्म नहीं चलेगी तो हमारे पास ऐसे न्यूज आते रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, टैरिफ वॉर्स जो यूएस खेल रहा है, सिर्फ इंडिया के साथ नहीं, बहुत सारे देशों के साथ, वो WTO की हार है. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विच इज एन इंडिपेंडेंट रूल बेस्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन विच केम अदर देन यूनाइटेड नेशंस, उसकी हार है. WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट काम नहीं कर रहे थे बिकॉज यूएस नहीं चाहता था. यूएस ने WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी का एक प्रकार से मर्डर कर दिया बिकॉज इट वॉज रनिंग इन टू हेवी ट्रेड डिस्प्यूट्स विथ ऑल द अदर कंट्रीज. इट वॉन्ट्स टू सेट इज ओन गेम. सो ऐसे इंस्टीट्यूशंस लाइक WTO जब खत्म हो जाते हैं तो आपको टैरिफ वॉर देखने को मिलता है. जब यूनाइटेड नेशंस खत्म हो जाएगा तो सोचिए आपको क्या देखने को मिलेगा. वो हमें देखने को मिल ही रहा है एक्चुअली. द नेक्स्ट आर द ग्रुपिंग्स ऑफ स्मॉल आइलैंड कंट्रीज. स्मॉल आइलैंड कंट्रीज अपने इंडिपेंडेंस के लिए नहीं, अपने एग्जिस्टेंस के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, अपने एग्जिस्टेंस के लिए मर रहे हैं. बिकॉज क्लाइमेट is actual threat to them. The climate change is putting a question mark on their existence. अगर दूसरी प्रोसेसेस, फॉर एग्जाम्पल UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन, अगर ये नहीं चला तो स्मॉल कंट्रीज क्या करेंगी? स्मॉल आइलैंड कंट्रीज आज दिखती हैं, कल नहीं दिखेंगी. उनका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा. उनके पास फंडिंग नहीं है. फंडिंग के नाम पर जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो उन्हें कौड़ियों के भाव रोज छुट्टे चिल्लर दे रहे हैं, बट दे आर नॉट फंक्शनिंग वेल. So we need rule-based order, we need United Nations, and we need its splinter organizations so that world goes as it should. Equitable distribution of wealth, equitable distribution of growth, prosperity, education, and a minimum standard of living, जो कि UN charters के important pillars हैं, वो हमेशा रहने चाहिए. अगर मल्टीलैटरलिज्म खत्म हुआ, यूनाइटेड नेशन खत्म हुआ, तो हम अपने हिस्ट्री को वापस रिपीट कर सकते हैं. That is why you should read these points. The pointers are: read UN Charter, read Atlantic Charter, read WTO charters. These are very important so that you may write a better answer, you may understand things better, and you should be able to give a good answer to UPSC in case it asks you. Further, UPSC 100 साल अपने पूरे कर चुका है. यूनाइटेड नेशन से पुरानी हमारी इंस्टीट्यूशन है, और यूपीएससी के 100 साल पूरे होने पर कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस. सो प्लीज गो एंड वॉच इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. हैव अ नाइस डे.